शायद आपसी समझ का अभाव था या संयुक्त परिवार की बंदिशें थी जो पति पत्नी एक दूसरे से खफा रहने लगते हैं और बहुत जल्द ही एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं जिनमें कोई खास दम नहीं था। यह बात समय रहते उन दोनों को समझ नहीं आती, लिहाजा रोज की खटपट शुरू हो जाती है। अब जब पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता है तो घर वालों को दखल देना पड़ता है। वह उन्हें समझाते हैं लेकिन उनके समझाने का उन दोनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि उल्टे घर वालों पर ही वह दोनों भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा तलाक करवा दो। उनकी जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है। वह तलाक करवाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अड़चन आ रही थी 4 साल की बेटी का भविष्य क्या होगा, किसके साथ रहेगी वो, कौन उसकी परवरिश करेगा। आज की घटना ऐसी ही है। एक पति और पत्नी के विवाद में बेटी का भविष्य खतरे में है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले की है। यहाँ के रहने वाले रविकांत की शादी 2001 में कल्पना के साथ हुई थी। दोनों ही कायस्थ परिवार से हैं और इत्तेफाक से दोनों के ही पिता पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। रविकांत भी प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है। शादी के बाद जब कल्पना ससुराल आती है तो उसे कुछ खास बदलाव नहीं लगा, क्योंकि उसका मायका भी पति के घर से कुछ ही दूरी पर भिंड जिले में ही था। कल्पना संयुक्त परिवार से आती थी, यहाँ भी संयुक्त परिवार था, तो उसे संयुक्त परिवार में तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। भले ही पति की इनकम कम थी, नौकरी साधारण थी, लेकिन घर में खर्चे की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। देखते ही देखते शादी को साल भर गुजर गया। तब कल्पना के पेट से एक नन्ही बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम घर वालों ने बड़े प्यार से प्रियांशी रखा। प्रियांशी के आने से घर में खुशियां दोगुनी हो गई, क्योंकि इस संयुक्त परिवार में काफ़ी दिनों के बाद नन्ही बच्ची का जन्म हुआ था, तो सभी लोग उसे खूब दुलार प्यार देते थे। उसका लालन पालन बड़े नाजों से हो रहा था। भले प्रियांशी के आने से कुछ खर्चे बढ़े हों, पति की तनख्वाह कम थी, लेकिन घर वाले सब कुछ मैनेज कर लेते थे, कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देते थे। शादी को अब 2 साल बीत चुके हैं, बच्ची भी साल भर की हो गई है। एक दिन पति पत्नी में किसी बात पर कहासुनी हो गई तो घर वालों ने डांट डपट कर चुप करा दिया। दोनों शांत हो जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है, हंसी खुशी रहने लगते हैं। कल्पना की मीठी बोली और घर के कार्यों को जिम्मेदारी से करने के कारण घर वाले उसे सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं। और रविकांत भी अपनी पत्नी से खूब प्यार करता है, कल्पना भी अपनी पति से खूब प्यार करती है। ऐसे ही दोनों की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। शादी को 4 साल बीत चुके थे और बच्ची भी 3 साल की हो चुकी थी। एक दिन रविकांत रात में ड्यूटी करके जब आता है तो वह खाना खाकर सोने चला जाता है, और कल्पना भी जब सोने जाती है तब उससे एक बात कहती है कि मुझे और बेटी को कहीं ले चलो, बाहर घुमा दो और मुझे कुछ शॉपिंग करा दो। इस पर रविकांत मना कर देता है। वह संकुचा रहा था कि परिवार के अभी कोई भी लोग अभी बाहर नहीं जाते लेकर किसी अपनी पत्नी को। तब रविकांत मना कर देता है, यह कहकर कि अभी परिवार में मुझसे भी बड़े लोग हैं, कोई अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर नहीं जाता। ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम छोटे भाई के साथ चली जाना, मार्केट भी कर लेना और घूम भी लेना, मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी इस बात पर कल्पना मना कर देती है और अड़ जाती है जिद पर कि मैं चलूंगी तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी और आपको चलना पड़ेगा। इस जिद पर और पत्नी की बात पर रविकांत को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है। तब वह चुपचाप बिना कुछ कहे रोते हुए सो जाती है। सुबह होने पर रविकांत जब ड्यूटी पर चला जाता है तब वह मायके से अपने भाई को बुलाकर उसके साथ बेटी को लेकर मायके चली जाती है। शाम होती है। रविकांत जब ड्यूटी से फिर आता है तो घर पर बेटी और पत्नी को नहीं पाता है। तब वह घर वालों से उनके बारे में पूछता है तो घर वाले बताते हैं कि बहू भाई के साथ मायके गई है।
अब पति पत्नी के बीच में हुए विवाद के बारे में न तो घर वालों को पता था, न तो रविकांत ने बताया, न तो कल्पना ने ही जिक्र किया झगड़े का। कुछ दिन बीत जाने पर घर वाले बहू को आने के लिए बुलावा भेजते हैं तो वह मना कर देती है। कल्पना इस जिद पर अड़ी थी कि पति ने मुझ पर हाथ उठाया है, अगर वही आएंगे तभी मैं जाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी। और इधर रविकांत ने यह भी सोच लिया कि जब कल्पना ने घर वालों के बुलाने पर नहीं आई तो मैं भी उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। उसने मेरे घर वालों का अपमान किया है ना आकर। अब रविकांत को बच्ची की याद सता रही थी। वह सोचने लगता है कि कुछ दिनों के बाद शायद कल्पना आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंतजार करते करते उसे जब 6-7 महीना बीत गया तब वह अपना आपा खो देता है और गुस्से में जाकर न्यायालय में तलाक का मुकदमा दायर कर देता है। तारीखें चलने लगी, पेशी लगने लगी, कुटुंब न्यायालय में, सिविल न्यायालय में, फिर हाई कोर्ट तक का भी चक्कर लगाना पड़ता है उसे। इस दौरान फिर कहीं जाकर एक लंबे वक्त के बाद, लगभग 8 साल बाद तलाक का फैसला मंजूर होता है दोनों का। लेकिन अदालत ने तलाक का फैसला इस शर्त पर मंजूर किया कि रविकांत को पत्नी और बेटी के गुजारा के लिए हर महीने 5,000 रुपये देना पड़ेगा। अदालत के आदेश के अनुसार रविकांत हर महीने 5,000 रुपये देना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसकी नौकरी छूट जाती है। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। वह भरण पोषण देने में पत्नी को असमर्थ था। तब वह अदालत में जाकर अर्जी लगाता है कि मुझे भरण पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, मैं देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब अदालत उसकी अर्जी को मंजूर कर लेता है और भरण पोषण का फैसला रद्द कर देता है। अब कल्पना भी अदालत के इस फैसले से निराश हो जाती है, क्योंकि पति के ही पैसे से उसका और बेटी का जीवन यापन हो रहा था और कोई आय का साधन तो नहीं था उसके पास। अतः उसे बेटी के साथ मायके में रहना मुश्किल हो रहा था। घर और परिवार के लोगों को भी दिलचस्पी कम हो गई थी। उधर रविकांत को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अगर मैं ही पत्नी पर हाथ नहीं उठाता तो इतना विवाद नहीं होता, उसकी बात मान लेता तो अच्छा होता। तब आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते, पत्नी और बेटी से दूर नहीं रहना पड़ता। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती हम दोनों से ही हुई है। यही सब सोचकर रविकांत और कल्पना कसमकस में जी रहे थे। उन दोनों को ही लग रहा था कि हम दोनों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी वजह से बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अब वह दोनों सोचकर, अफसोस कर, मन मसोस कर रह जाते हैं कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। एक दिन कल्पना के सब्र का बांध टूट जाता है। वह बेटी प्रियांशी को लेकर पहुंच जाती है भिंड के एएसपी अमृत मीणा के दफ्तर और पहुंचकर उनके सामने बिना हिचके ही कहती है कि साहब, अब मैं खुदकुशी करने वाली हूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एएसपी अमृत मीणा उसकी बात सब्र से और ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद तुरंत ही रविकांत को भी तलब किया और दोनों पति पत्नी को बैठाकर थाने में चर्चा की और जमाने के ऊंच नीच सब बातों के बारे में बताया और बेटी प्रियांशी का हवाला दिया, उसके भविष्य के बारे में सोचने के लिए कहा। एएसपी साहब की बात सुनकर पति पत्नी के आंख में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही बहुत जज्बाती हो उठे और कसम खा ली फिर से साथ रहने की, कभी ना साथ छोड़ने की। एएसपी साहब भी अपने समझाने का असर देखकर बहुत खुश थे, इसलिए उन दोनों का मनमुटाव दूर करने के लिए पुलिस स्टेशन में ही शादी का प्रबंध कर डाले। रविकांत और कल्पना दोनों अब 14 साल का गुबार और भड़ास निकाल चुके थे, लिहाजा शादी के लिए तैयार हो गए। तब हेड कांस्टेबल रविशंकर मिश्रा ने पंडित की भूमिका निभाई और थाने में ही मंत्र का जाप करते हुए दोनों की शादी करा दी। पति और पत्नी अब 14 साल बाद एक दूसरे के गले में दोबारा फिर जयमाला पहनाई। इस रिश्ते को बचाने में सफल रहे अमृत मीणा ने खुशीपूर्वक अपनी ही गाड़ी से दोनों को घर तक पहुंचाने भी गए। अमूमन बहुत कम मामलों में ऐसी पहल देखने को मिलती है जब पुलिस का मानवीय चेहरा सामने इस तरह से आता है, जैसा इस मामले में देखने को मिला। यह दोबारा शादी का अनूठा मामला है। दोस्तों, आज के इस पति पत्नी के
प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जो अपने एक बच्ची का भविष्य को खतरे में देखते हुए 14 साल बाद फिर से मिलकर शादी कर लिए एक हो गए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी प्रतिक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।